स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल एडुटोरिया पर। एजुकेशन से जुड़े हुए बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम लोग आज जो चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं वो ग्लोब है, जो कि एक ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतर चैप्टर है। इससे जुड़े हुए कई समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट को बनी रहती है। कई बार तो वो ग्लोब को समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी समय लग जाता है उनको समझने में। कैसे उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, इसी पर आज का हमारा ये वीडियो आधारित है। लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए करके किया गया था। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो पूरे ग्लोब के अध्ययन के द्वारा हम अक्षांश और देशांतर को ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले पृथ्वी को ग्लोब के रूप में बनाते हैं और एक रेखा जो 0 डिग्री है, जो पूरी तरह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। यह विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाले ध्रुव को हम लोग नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले ध्रुव को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस विषुवत रेखा पर कुल 100, इसके ऊपर की ओर देखें तो 90 रेखाएं खींची गई हैं और नीचे की ओर 90 रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से दक्षिणी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और उत्तर की ओर कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इनमें कुछ रेखाएं विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नीचे की अगर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ऊपर की ओर जो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। फिर नीचे की ओर जो 66.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा है उसको अंटार्कटिक रेखा या वृत्त कहते हैं। उसी तरह से ऊपर की ओर चलते हैं तो जो 66.5 डिग्री पर रेखा है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब आते हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स ये देखना है कि कुल 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं हैं, कुल 90 नीचे अक्षांश रेखाएं और एक विषुवत रेखा को अगर ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रकार से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। कई बार यही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट 90 आंसर करके आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में 181 नहीं हो तो निश्चित रूप से हम 180 आंसर देंगे, नहीं तो 0 डिग्री भी एक तरह का अक्षांश रेखा है। यह जो विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को दो बराबर में भागों में विभाजित करने के बाद इसके ऊपर वाले भाग को जो आधा बच जाता है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में भारत जो है वो हमारा यहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। आइए अब थोड़ा सा देशांतर रेखा का अध्ययन करते हैं। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और इस प्रकार से ये हमारा ग्लोब बन जाता है और दोनों रेखाओं का बखूबी यूज करके इस ग्लोब का निर्माण किया गया है। अब आते हैं देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। तो एक 0 डिग्री को देशांतर रेखा माना गया है और उससे इस तरफ बढ़ते हुए टोटल 180 देशांतर रेखाएं हैं और इस तरफ बढ़ते हुए टोटल 180 देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से 180 और प्लस 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। ग्लोब पर जैसे ऊपर वाले भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, उसी तरह से इस तरफ के भाग को ईस्ट यानी पूरब कहते हैं और इस तरफ के भाग को पश्चिम कहते हैं। इस तरफ जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनको पूर्वी देशांतर और इस तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और पूर्वी देशांतरों की संख्या 180, पश्चिमी देशांतरों की संख्या 180 और टोटल देशांतरों की संख्या 360। अब आते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के विषय में जानकारी लेते हैं। अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं क्रमागत रूप से, उनके बीच की दूरी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो अक्षांश रेखाएं जो क्रमागत खींची है उनके बीच की दूरी क्या होती है। हमेशा किसी भी जगह पे इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है।
अब ये 111, 111 इसी तरह से नीचे की ओर आएंगे, फिर ऊपर की ओर जाते हैं। ये अक्षांश रेखाएं वास्तव में क्या करते हैं, तो ये पृथ्वी के टेम्परेचर को दिखाते हैं कि कहां पर तापमान कैसा है। ये अक्षांश रेखाओं का उपयोग जलवायु के निर्धारण में कई बार किए जाते हैं, तो काफी उपयोगी होता है ये अक्षांश रेखा। ये कर्क रेखा और मकर रेखा से क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं। जैसे यही वह कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है और जो 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने एग्जाम में देखे होंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और इस पर स्थित शहर रांची है, तो वो इसी से जुड़े हुए प्रश्नों में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कर्क रेखा और इस तरह से जुड़े हुए अक्षांश रेखाओं को देखा। देशांतर में क्या होता है कि हमने यहां देखा कि देशांतर रेखाओं का डिफरेंस यहां पर सबसे ज्यादा है और यहां पर सबसे कम है। तो एक क्वेश्चन आता है कि 2 क्रमागत देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी कहां होगी, तो वह होगा विषुवत रेखा पर, और यहां यह दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, यानी लगभग 2 अक्षांशों की दूरी ही विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों की दूरी बन जाती है। लेकिन जब 2 देशांतरों की सबसे न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो वह होता है ध्रुवों पर, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां दोनों देशांतर आपस में जुड़े होते हैं और यहां इनकी दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देशांतर वास्तव में समय और तिथि के निर्धारण में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो समय कैसे निकालते हैं और तिथि कैसे निकालते हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या होता है कि समय किसी भी 2 देशांतर क्रमागत देशांतरों के बीच जो समय का अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है, और इसी से प्रश्न बनते हैं। जब पूरब की ओर हम जाते हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाते हैं, और जब पश्चिम की ओर आते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाते हैं, और इन्हीं का उपयोग किया जाता है समय को निकालने में। इसके संबंध में 2-3 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में 0 डिग्री देशांतर को लेकर के और 180 डिग्री देशांतर को लेकर के मीटिंग की गई थी, और इसी में तय किया गया था कि किसे हम जो है समय रेखा और किसे जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुनेंगे। तो यह हुआ था 0 डिग्री देशांतर। अब याद रखने के लिए हम लोग कई बार कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उससे 1 साल पहले याद रख लेना है कि समय और तिथि रेखा का उपयोग कब किया गया था, 1884 में। इस तरह से हम लोग ट्रिक्स का यूज करके भी याद रखते हैं। चलिए आते हैं फिर से इस पॉइंट पे आते हैं। क्या हुआ, इस 1884 में एक रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना गया, और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान समय रेखा। कई बार इसे एग्जाम में प्रमुख यामोत्तर करके भी पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती कर देते हैं। यह 0 डिग्री रेखा इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। जीरो डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा कहते हैं, और यह ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में यह शहर है। यह 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में समय निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह 0 डिग्री ही है जिसके माध्यम से भारत का और किसी अन्य देश का समय निकाला जाता है। जब पूरब की ओर बढ़ेंगे 4 मिनट। जैसे भारत का प्रधान समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। आप लोग ये पढ़े होंगे कि भारत का प्रमुख समय रेखा 82.5 डिग्री है। यह 82.5 डिग्री है, इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहां आएगा 330 मिनट, और 330 मिनट को घंटे में अगर चेंज करते हैं तो यह होगा 5:30, यानी भारत का समय पूरब में है और भारत 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि प्रधान समय रेखा पर 5 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो क्या करेंगे हम उसमें 5:30 प्लस कर देंगे। तो वहां अगर 5 बज रहे हैं तो यहाँ 10:30 हो रहे होंगे। इस तरह से किसी भी देश के समय को निकाला जा सकता है यदि उसके प्रमुख समय रेखा का मान पता हो। अब आते हैं, इस तरह से 0 डिग्री से बढ़ते क्रम में हर 15 डिग्री बढ़ने के बाद 1 घंटा समय बढ़ जाता है, और इस तरह से टोटल 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार से पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। अगर कोई देश इस प्रधान समय रेखा के पश्चिम में स्थित है तो क्या होगा,
वहां भी हम वही करेंगे जो उस तरफ किया था। अगर इधर 30 डिग्री पे कोई देश स्थित है तो 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मिनट आएगा जो कि 2 घंटा हो जाएगा। यानी यहां अगर 12 बज रहा है 0 डिग्री पे तो इस तरफ हम माइनस करेंगे, यानी 2 घंटा पीछे, यानी 10 बज रहे हैं। और जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो वहां टाइम बढ़ेगा और वहां 5 घंटे 30 मिनट यानी भारत का आगे हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी मदद से समय को निकालने का प्रयास करते हैं और तिथि भी इसी से निकाले जाते हैं। अब आते हैं तिथि कैसे निकालते हैं। क्या होता है कि जब यह ग्लोब गोल है तो यहाँ पे 0 डिग्री है, सेम इसके अपोजिट में, पृथ्वी के अपोजिट साइड में 180 डिग्री देशांतर है जो दोनों तरफ से कॉमन होते हैं। जैसे 179 इधर से जाएंगे, 179 इधर से जाएंगे और मिलेगा 180। इस 180 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है प्रधान तिथि रेखा। यानी डेट निकालने के लिए अगर हम किसी रेखा का उपयोग करते हैं तो वह होता है 180 डिग्री देशांतर। इससे जो पूरब की तरफ जो देश होते हैं वहां अगर समय यानी तिथि 24 तारीख है तो इसके विपरीत पश्चिम दिशा में 23 तारीख होंगे, और यदि यहाँ 25 हो जाता है तो इस तरफ 24 हो जाएंगे। और इस तरह से पूरे पृथ्वी पर जो तिथि है वो भिन्न भिन्न होते रहते हैं और इसी से निर्धारित होता है पूरे पृथ्वी पर तिथि। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि किस रेखा का उपयोग तिथि रेखा के रूप में किया जाता है, किस रेखा का उपयोग समय रेखा के रूप में किया जाता है। तो 0 डिग्री का उपयोग हम लोग समय रेखा के रूप में करते हैं, 180 डिग्री का उपयोग हम लोग तिथि रेखा के रूप में करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से ग्लोब के कुछ मुख्य पोर्शन को देखते हैं। तो अक्षांश रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर होने वाले टेम्परेचर और पृथ्वी पर आने वाले उष्मा से निर्धारित करते हैं और यह पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में उष्मा के प्रभाव को दिखाते हैं, जबकि देशांतर रेखा किसी भी क्षेत्र के विशेष रूप से समय और तिथि को निर्धारित करने में विशेष उपयोगी साबित होते हैं। इस वीडियो में हम लोग खास करके आज हमने देखा कि ग्लोब क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। इससे जुड़े हुए एक और वीडियो आपके सामने आएंगे, जल्द ही हम उसको अपलोड करेंगे, जिसमें इससे आगे की जानकारियां जुड़ी रहेंगी और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग उसमें डील करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आगे भी सब्सक्राइब करके इसे लाइक कर ले ताकि इससे जुड़े हुए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। देखने के लिए थैंक यू।